मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे अगर बात करें तो आईवीएफ को रखा गया है, क्योंकि आईवीएफ जो है कहीं न कहीं एक जो लोग बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं, उसको निकाल कर लाया है, माता-पिता बनने का सुख दे रहा है आईवीएफ। ऐसे में स्पर्म फ्रीज़िंग के पास कराने के लिए आपके पास लोग आते होंगे, तो स्पर्म फ्रीज़िंग किन लोगों को कराना चाहिए? कब इसकी ज़रूरत पड़ती है जो लोग अपना स्पर्म फ्रीज़ करा सकें? देखिए ये बहुत नया टॉपिक है स्पर्म फ्रीजिंग, जिसके बारे में पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है। स्पर्म फ्रीजिंग तो काफ़ी सालों से हो रहा है। हम लोग पटना में भी स्पर्म फ्रीजिंग ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा समय हो गया जो हम लोगों ने सबसे पहले स्पर्म फ्रीजिंग यहाँ किया था पटना में, और अब तो ऑलमोस्ट एवरीडे वो होते रहता है और काफ़ी प्रचलित हो गया है आईवीएफ सेंटर्स में। इसकी ज़रूरत स्पेशली उन लोगों के लिए तो ये माने वरदान के जैसा है जिन लोगों को प्रेगनेंसी अभी होने का या तो शादीशुदा नहीं है, तो उस समय उनको कुछ ऐसा डायग्नोसिस होता है कि टेस्टिस में ही कोई कैंसर हो गया हो या बॉडी में कोई कैंसर हो गया हो यंग एज में, जिसमें कि उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ऐसा लेना पड़े, जिसके चलते या सर्जरी ऐसा करना पड़े जिससे कि उनका फ्यूचर फर्टिलिटी प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में बिल्कुल, जिसमें कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बोला जाता है, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको अपना इलाज शुरू करने के पहले ही अपना स्पर्म फ्रीज करवा लेना चाहिए, और ये स्पर्म 10 साल 20 साल तक फ्रीज करके बिल्कुल हेल्दी अवस्था में रहता है, जिससे बाद में जब ट्रीटमेंट हो जाए कैंसर का और जो वो वापस स्वस्थ हो जाए और उसे फिर फैमिली अपना बनाना हो, इसलिए कि कैंसर का मरीज के लिए केवल जिंदा ही रहना ज़रूरी नहीं है, उसका लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होना चाहिए। किसी भी दूसरे के आदमी की तरह उसे भी मन रहेगा कि उसका फिर परिवार हो और बच्चे हों। तो ये बहुत आसान प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग सीमेन को फ्रीज कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल उसमें डेफिनेटली चाहिए। तो ये सबसे प्राथमिक चीज़ है जिसमें कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में कैंसर से जो पीड़ित हैं वह इलाज शुरू करने के पहले सीमेन फ्रीज करवा लें, नहीं तो उनका स्पर्म्स इलाज के दौरान वो या तो ऑपरेशन के द्वारा, नहीं तो कीमोथेरेपी ड्रग के द्वारा वे सब डैमेज हो जाएंगे इरिवर्सिबल, दोबारा वो फिर ठीक नहीं हो सकता है। तो इन लोगों में स्पर्म फ्रीज होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है, वैसे लोग जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं और वे लोग साथ ही नहीं रह पा रहे हों, अगर हस्बैंड विदेश में हो, 2 साल में एक बार आना पड़ता है, या ऐसे लोग जैसे आर्मी में होते हैं, 6 महीना कभी कभी काफ़ी दिनों पे छुट्टी मिलती है और वो भी कम दिनों के लिए मिलती है, उस समय हो सकता है औरत का फर्टाइल पीरियड भी नहीं हो। तो इन सब केसेस में भी काफ़ी ये यूज़फुल होता है, जिसमें कि सीमेन अगर फ्रीज़ करके ले रख लिया जाए तो वो हस्बैंड अगर नहीं भी रहे तो उस फ्रोज़न सीमेंस को हम लोग वापस थॉ करके नेक्स्ट मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में लगातार हम लोग उसकी पत्नी का इलाज उससे हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं, और उनके नहीं रहने से जो औरत का उम्र बीतते चला जाता है और उसे वो झेलना पड़ता है, जो बांझपन की जो भी समस्या होती है, हमारे जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ता है, उससे वो बच सकती है। उसको वो अपॉर्चुनिटी रहता है कि हस्बैंड के नहीं रहने पे भी उसके स्पर्म से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तीसरा होता है कि कभी कभी लोगों को जिस दिन हम लोग कोई प्रोसेस करते हैं, जैसे आईयूआई हो या आईवीएफ हो, जिस दिन उनको सीमेन देना रहता है हस्बैंड को, तो काफ़ी बार ये एंग्जाइटी का एक ये होता है, एक प्रोसेस होता है। उस दिन हो सकता है किसी को एक्साइटेड होने में प्रॉब्लम हो पुरुष को, और उसे अंदर में एंग्जाइटी हो जाए जिसके चलते कि वो सीमेन कलेक्शन नहीं दे पाता है और उसके चलते वो प्रोसीडियर को हम लोग को कैंसिल करना पड़ता है। तो जिन्हें भी इस टाइप का एंग्जाइटी हो या कभी इस तरह का होता है कि उसे सीमेन नहीं वो कलेक्ट कर पाया, तो हम लोग उसको बीच के टाइम में कभी भी बुला लेते हैं जिसमें वो फ्री हो, कोई तरह का टेंशन नहीं हो, और उस दिन वो सीमेन ला के अपना देते हैं और वो फ्रीज करके हम लोग रख लेते हैं, ताकि जब प्रोसीडियर करना हो उस दिन सीमेन वो नहीं भी दे पा रहे हो तो हम लोग फ्रोजन सीमेन से उसका थॉ करके, वो बिल्कुल उसी तरह का उसका फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल होता है जैसा कि नेचुरल फ्रेश स्पर्म का होता है, और उससे हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर उस पुरुष के मन में ये है कि नहीं स्पर्म तो रखा हुआ है, तो एंग्जाइटी लेवल्स भी कम हो जाती है, और जिन पुरुषों को पहले देने में दिक्कत होता था स्पर्म सैंपल, उन्हें अगर पता है कि नहीं मेरा बैकअप मौजूद है, तो काफ़ी बार वे एबल होते हैं उस दिन स्पर्म दे देने में भी, तो एंग्जाइटी लेवल्स भी कम हो जाता है स्पर्म अगर फ्रीज करके रखा रहे। इसके अलावा जो चौथा होता है वो होता है डोनर इंसेमिनेशन जो होता है। काफ़ी पुरुष ऐसे होते हैं बांझपन की समस्या जिन्हें रहती है, जिन्हें बिल्कुल स्पर्म जीरो रहता है, उनके टेस्टिस में भी स्पर्म नहीं रहता है, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर जिसमें बोलते हैं, या वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत हाई लेवल और महंगे ट्रीटमेंट जैसे कि इक्सी हुआ, टेसा हुआ, या वो इक्सी टेसा फेल हो जाए, तो इस तरह के एजोस्पर्मिया के केसेस में सीमेन जो रहता है वो डोनेट करके लिया जाता है किसी दूसरे पुरुष से। तो ये सीमेन को भी हम लोग को, जो डोनर जो सीमेन देते हैं उनका पहले हम लोग को वायरल मार्कर्स कराना रहता है, हेपेटाइटिस HIV, हेपेटाइटिस C,
तरह तरह की इस तरह की बीमारियां। और उसके बाद वो सीमेन हम लोग वो जो डोनर से लेते हैं उसे हम लोग लेकर फ्रीज कर लेते हैं, और फिर 6 महीना के बाद दोबारा डोनर की जांच होती है, और दोबारा में भी अगर उसे ये सब चीज़ नहीं निकलता है तब हमें पता रहता है 100% कि जो सैंपल्स 6 महीना पहले दिया गया था वो बिल्कुल वायरस फ्री है और इसे कोई भी बीमारी लगने का शक नहीं होगा। तो डोनर इंसेमिनेशन के लिए इसको सीमेन क्वारंटाइन बोलते हैं कि क्वारंटाइन उसको करके रखा गया। सीमेन क्वारंटाइन अब तो कंपलसरी हो गया है और लीगली भी कि वो सीमेन जब भी डोनर इंसेमिनेशन के लिए यूज़ किया जाए तो ये क्वारंटाइंड सीमेन या फ्रोजन सीमेन ही किया जाए। तो ये सब अलग अलग यूजेस होते हैं जिसमें कि हम लोग को स्पर्म फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ती है और उससे मदद मिलती है। अगर एक बार स्पर्म फ्रीज कराया जा रहा है तो क्या इस पे कितना बार फर्टिलाइज किया जा सकता है? वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं और सीमेन का क्वालिटी कैसा है, सीमेन का वॉल्यूम कितना है। बिकॉज हर लोगों का सीमेन का वॉल्यूम किसी का आधा एम हो सकता है, नॉर्मली 1.5 ml से 2-2.5 ml होता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरह काउंट किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा, मोटिलिटी किसी का कम हो सकता है और ज़्यादा। सिमिलरली जो हम लोग प्रोसीडियर जो मेन दो करते हैं, एक IUI करते हैं, तो IUI में हम लोग को कम से कम 10 लाख स्पर्म्स चाहिए होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन जो सैंपल हस्बैंड का कैसा है, अगर हम लोग IUI के लिए सोच रहे हैं 3-4 साइकिल के लिए, तो एटलीस्ट 2 सैंपल रखने से हम लोग IUI का 4 साइकिल कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। और IVF में हम लोग को मात्र 1 लाख स्पर्म चाहिए, और इक्सी करने के लिए तो हम लोग को मात्र 1 स्पर्म चाहिए एक एक के लिए। तो हम लोग अगर इक्सी प्लान कर रहे हैं या IVF प्लान कर रहे हैं तो एक सैंपल भी काफ़ी होता है 2-3 साइकिल IVF या इक्सी करने के लिए। तो ये सब डिपेंड करता है कि कितना 2 सैंपल 3 सैंपल इनफ होता है कोई भी हम लोग के ट्रीटमेंट के लिए।